हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। आज हम लोग पड़ोसी देश और उनकी सीमाओं से रिलेटेड अधिकतर प्रश्न देखेंगे और भी प्रश्न होंगे, लेकिन इनसे कुछ आज रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लेकर आए हुए हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, यानी प्रश्न नंबर 1 जो है वो यह है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या फिर मैग्रीनोट रेखा कहते हैं। तो जो भारत और पाकिस्तान है इसके बीच की रेखा को क्या कहते हैं, तो रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसका जो निर्धारण है 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हुआ था। मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये भारत और चीन के मध्य, डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के मध्य पर स्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जो नेपाल है इसके साथ भारत के कितने राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। क्या 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य या फिर 6 राज्य। तो भारत के जो 4 राज्य हैं, कितने राज्य, भारत नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ 5 राज्य जो हैं वो भारत के सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य, 5 राज्य जो है नेपाल के साथ जो सीमा है उसको साझा करते हैं। कौन कौन से है, तो एक तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा आपका एक आपका उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो ये सब क्या है, 1 2 3 4 और 1 5 स्टेट क्या है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और किस देश के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो क्या पाकिस्तान, म्यांमार, चीन और बांग्लादेश। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के मध्य जो है सीमा निर्धारण करती है। वहीं बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की जो है, बांग्लादेश के बीच क्या है, तो बांग्लादेश और भारत के मध्य जो है जो सीमा जो स्थलीय सीमा है वो सबसे अधिक किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ 4096.95 किलोमीटर है। पाकिस्तान के मध्य क्या है, तो पाकिस्तान के मध्य 3423 किलोमीटर जो है वो जो है जो क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड याद ही, थोड़ा अभी कन्फ्यूजन है। तो 3423 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो जो है क्या होता है, अरे एक सेकेंड, क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डरी क्षेत्र का जो एरिया है वो 3423 किलोमीटर है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। हाँ, भारत की सीमा की लंबाई की बात करें जो सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ क्या 80 है, 106 है, 250 है या फिर 500। तो अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा है जो लद्दाख के साथ केवल लगती है। वहीं सबसे बड़ी क्या है, तो सबसे बड़ी जो है वो बांग्लादेश के साथ है 4096.95 किलोमीटर। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 2026 में होने वाला जो सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है। तो सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल का आयोजन जो है वो इसका प्रस्ताव किस देश में रखा गया है, तो भारत में रखा गया है। किस देश में, भारत में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था। म्यांमार के पुराने नाम की बात करें तो क्या सिलोन था, बर्मा था, सियाम था या फिर फारमोसा था। क्या था, फारमोसा था। तो म्यांमार के पुराने नाम की बात करें तो पहले इसके पुराना नाम बर्मा था। क्या था, बर्मा इसका
पुराना नाम था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सार्क का नवीनतम सदस्य देश जो 8वां है वो कौन सा है? तो सार्क का नवीनतम सदस्य देश जो है क्या म्यांमार है, अफगानिस्तान है, मालदीव है या फिर भूटान है? तो सार्क का नवीनतम देश जो है अफगानिस्तान है, जो सन 2007 में सार्क से जुड़ा था। सार्क में वर्तमान में 8 देश हैं। यह दक्षिण खाड़ी देशों का यह एक संगठन है। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि धनुष और पृथ्वी भारत की किस प्रकार की मिसाइलें हैं? तो धनुष और पृथ्वी जो है वो भारत की कौन सी मिसाइलें हैं? क्या सतह से हवा में वार करने वाली, सतह से सतह वार करने वाली, हवा से हवा में वार करने वाली, टैंक रोधी मिसाइलें हैं? तो बात करें धनुष और पृथ्वी की, तो ये भारत की सतह से सतह में वार करने वाली जो है मिसाइलें भारत की हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है वो भारत को क्या घोषित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 1 है वो भारत को राज्यों का संघ, एक एकात्मक राज्य, संघीय राज्य या फिर गणतंत्र घोषित करता है। तो भारत का संविधान अनुच्छेद 1 है, इसमें कहा गया है कि इंडिया यानी भारत एक राज्यों का क्या है? संघ है। क्या है? राज्यों का संघ इंडिया यानी भारत है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जो जनवरी 2026 में चर्चा में रहा INS विक्रांत जो है वो क्या है? INS विक्रांत की बात करें तो क्या है? पनडुब्बी है, विमान वाहक पोत है, विध्वंसक है या फिर गश्ती जहाज है? तो बात करें INS विक्रांत की, जो 2026 में चर्चा में रहा था, यह विमान वाहक क्या है? यह विमान वाहक एक पोत है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन की बात करें तो कौन से ग्रह को कहते हैं? क्या मंगल को, बुध को, शुक्र को या फिर शनि को? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र को कहा जाता है। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है। वहीं बात करें बुध सबसे छोटा ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शनि के चारों ओर जो है वो छल्ले पाए जाते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के पड़ोसी देशों को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? क्या नेपाल को, भूटान को, म्यांमार को या फिर श्रीलंका को? तो वह कौन सा देश है जिसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं? तो भूटान देश को जो है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का जो आमार सोनार बांग्ला गीत है, राष्ट्रीय गान है, वो क्या काजी नजरुल इस्लाम ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर मुजीबुर रहमान ने लिखा था? तो आमार सोनार बांग्ला जो है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले ही जो है हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनके द्वारा आमार सोनार बांग्ला को पश्चिम बंगाल में उस समय लिखा गया था। जिसे बांग्लादेश जब विभाजित हो गया पाकिस्तान की ओर से, तब वो क्या हो गया, वहाँ के लोगों ने आमार सोनार बांग्ला को जो है, जब बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना तो उसको राष्ट्रीय गान बना लिया गया। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? बात करें प्रकाश के वेग को सबसे अधिक क्या हवा में है, कांच में है, निर्वात में है या फिर पानी में है? तो जो है प्रकाश, इसका वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो इसका सर्वाधिक वेग की बात करें तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें ठोस क्या है? कांच है। तो कांच में इसमें सबसे ज़्यादा इसका प्रकाश का वेग होगा। और सबसे कम बात करें, प्रकाश का वेग जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? निर्वात में होगा। ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा कांच में होता है। इसके लिए माफ करना, किस में होगा? निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम किस में होगा? तो उससे कम हवा में होगा।
फिर उससे कम क्या होगा, पानी में होगा, और सबसे कम काँच में होगा। तो जो प्रकाश होता है वो विरल माध्यम में उसकी वेग ज़्यादा रहेगी, और जैसे-जैसे सघन माध्यम में जाएँगे तो प्रकाश का वेग क्या होगा, धीरे-धीरे कम होता जाएगा। जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि की चाल की बात करें तो निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम, और जो गैस है उसमें सबसे कम होती है। किसकी? ध्वनि की चाल। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें, क्या 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है या फिर 21 वर्ष है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। 25 वर्ष जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, और 21 वर्ष की बात करें तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु आवश्यक है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पाक जल डमरू मध्य जो है किन दो देशों को अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य है, क्या वह भारत और पाकिस्तान को, भारत और श्रीलंका को, भारत और मालदीव को, श्रीलंका और मालदीव को? तो बात करें पाक जल डमरू मध्य की, तो वह किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका। तो किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को जो है पाक जल डमरू मध्य जो है, यहाँ ये क्या है, पाक जल डमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए में क्या अंडा है, चावल है, गाजर है या फिर नींबू है? तो विटामिन ए के सबसे समृद्ध स्रोत की बात करें तो इसमें जो है गाजर विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत है। वहीं बात करें नींबू तो विटामिन सी का है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें, क्या बाबर और लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, मराठा और अहमद शाह के बीच, या फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य? तो बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध की, तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था? तो यह अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के मध्य। एक सेकेंड, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो हाल ही में सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो सिक्किम की स्थापना दिवस की बात करें तो क्या 1 मई, 16 मई, 2 जून या फिर 15 अगस्त को? तो सिक्किम की स्थापना दिवस की बात करें तो इसने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गरबा जो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य की बात करें क्या राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से या फिर हरियाणा से? तो गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है, जो क्या है ICH में शामिल होने वाली 15वीं जो है वो 15वीं तथा क्या थी, ICH थी, और 16वीं वर्तमान में दीपावली को बनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सफ़ेद कोयला जो है वह किसे कहा जाता है? सफ़ेद कोयले की बात करें तो सफ़ेद कोयला क्या यूरेनियम को, जल विद्युत को, बर्फ को या फिर हीरा को? तो सफ़ेद कोयला जो है वह किस चीज़ को कहते हैं? तो जल विद्युत को सफ़ेद कोयला कहा जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? जो भारतीय का संविधान है उसमें अनुच्छेद 368 है, इसका संबंध किससे है? क्या आपातकाल से, संविधान संशोधन से, सूचना के अधिकार से या फिर राष्ट्रपति शासन से है? तो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है संविधान संशोधन से, वही बात करें आपातकाल 352 में है, राष्ट्रपति शासन जो है 356 में है, और वित्तीय आपातकाल 360 में प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो क्या चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या फिर म्यांमार के साथ? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके दूसरे नंबर पर
चीन है, तीसरे पे बात करें तो पाकिस्तान है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो हृदय की धड़कन है इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज क्या सोडियम है, गंधक है, पोटेशियम या फिर लोहा है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो तत्व है वो आवश्यक होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि IPL 2026 की में किस नई तकनीकी का उपयोग जो है अंपायरिंग के लिए, किसके लिए, अंपायरिंग के लिए किया जाएगा। क्या स्मार्ट रिप्ले सिस्टम, एम्पायर, AI एम्पायर, केवल हाक आई, इसमें से कोई नहीं। तो जो है 2026 में IPL में जो नई तकनीकी है वो क्या है, AI एम्पायर का यूज किया जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पिछले प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर SSC GD क्विज नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपके सारे प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से जाकर आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो उनको आप देख सकते हैं और अपना बेनिफिट वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।